मौसम आज बेहद खराब था। बेमौसम की भयंकर आंधी और बारिश ने पूरे शहर को अपनी चपेट में ले लिया था। बिजली कड़कड़ा रही थी और हवा के तेज झोंकों ने पेड़ पौधों को झुका दिया था। बिजली कब की जा चुकी थी और दूर दूर तक अंधेरा छाया हुआ था। बाहर मूसलाधार बारिश हो रही थी, जिससे माहौल में अचानक ठंडक आ गई थी। कुछ दोस्त रोज की तरह राजू की चाय की दुकान पर अड्डा जमाए बैठे थे। दुकान के अंदर जल रही एक पुरानी लालटेन की मध्यम रोशनी में सबके चेहरे अजीब लग रहे थे। तूफान के कारण सन्नाटा इतना गहरा था कि सिर्फ बारिश की आवाज सुनाई दे रही थी। आज तो मौसम ने कहर ढा दिया है। देखो तो पूरे मोहल्ले की बत्ती गुल है। पता नहीं अब कब आएगी। धंधा भी मंदा पड़ गया। अरे राजू भाई, तुम टेंशन क्यों लेते हो? ऐसा डरावना मौसम और हाथ में तुम्हारी कड़क अदरक वाली चाय, मजा ही अलग है। वैसे भी ऐसे तूफानी और अंधेरे माहौल में तो भूतों की बातें होनी चाहिए। क्यों नीरज भाई? अमित की बात सुनकर राजू ने चाय का गिलास नीरज की तरफ बढ़ाया। नीरज, जो अब तक चुपचाप बाहर अंधेरे को घूर रहा था, धीरे से मुड़ा। उसकी आंखों में एक अजीब सी गंभीरता थी। माहौल तो सच में रूह कंपाने वाला है, और जब रात ऐसी हो तो एक सच्ची खौफनाक कहानी तो बनती है। क्या कहते हो तुम लोग? अरे बिल्कुल, नीरज के पास तो हमेशा कहानियों का खजाना होता है। सुनाओ भाई, आज कौन सी कहानी सुनाओगे? ठीक है, आज मैं तुम्हें कोई सुनी सुनाई कहानी नहीं, बल्कि एक सच्ची घटना सुनाता हूँ। ये कहानी एक गांव की है जिसका नाम है रामनगर। उस गांव के बाहरी हिस्से में जंगलों के बीच एक पुराना तालाब है। लोग उसे पक्षी ताल कहते हैं। नीरज थोड़ा रुका, मानो उस तालाब का नाम लेने से भी उसे डर लग रहा हो। बाहर बिजली जोर से कड़की। वो कोई साधारण तालाब नहीं है। उस इलाके के लोग उसका नाम लेने से भी डरते हैं। कहते हैं वो एक आदमखोर तालाब है। उस तालाब के गहरे काले पानी में अतृप्त आत्माओं का वास है। आदमखोर तालाब? पानी भी कभी आदमखोर होता है क्या? हाँ राजू, कहा जाता है कि हर पूर्णिमा की रात जब पूरा चांद निकलता है तो वो तालाब जाग उठता है। वो एक मायावी रूप धारण करता है और किसी न किसी को अपनी ओर खींचता है और उसे पानी में डुबोकर मार डालता है। आज तुम्हें उसी पक्षी ताल की एक खौफनाक दास्तां सुनाता हूँ। कहानी फ्लैशबैक में जाती है। साल था 2018-19। आर्यन एक सीधा साधा नौजवान, जिसकी उम्र यही कोई 27-28 साल होगी। उसे रामनगर के एक सरकारी स्कूल में टीचर की नौकरी मिली थी। शहर की भीड़ भाड़ से दूर वो अपने छोटे भाई रोहन को लेकर गांव में रहने आ गया। रोहन, देख रहे हो कितनी शांति है यहाँ। शहर का शोर शराबा बिल्कुल नहीं है, लेकिन ये जगह कुछ ज्यादा ही वीरान नहीं लग रही। उस समय गांव में किराए का पक्का मकान मिलना मुश्किल था। ज्यादातर लोग कच्ची झोपड़ियों में रहते थे। ऐसे में स्कूल के हेडमास्टर शर्मा जी की पहचान से आर्यन को एक खाली पड़ा पुराना मकान मिल गया। वो मकान गांव से थोड़ा हटकर था, एक पुरानी हवेली का बचा कुचा हिस्सा। भैया, ये मकान तो किसी खंडहर जैसा लग रहा है, और देखो पीछे वो जंगल जैसा क्या है। मुझे तो यहाँ अजीब लग रहा है। अरे डर मत, शर्मा जी ने कहा था कि ये किसी पुराने जमींदार का घर था। अब उनके वंशज शहर में बस गए हैं। बस ये पुश्तैनी ढांचा बचा है। हमें तो बस सिर छुपाने की जगह चाहिए। और हाँ, वो पीछे जो झाड़ियाँ दिख रही हैं, उसी के पास वो तालाब है जिसका जिक्र हेडमास्टर साहब कर रहे थे। उस वीराने में उस पुराने घर की रखवाली करने वाला बस एक ही बूढ़ा शख्स था, काका। वे बरसों से उस हवेली की देखभाल कर रहे थे। नमस्ते काका, मैं आर्यन हूँ, नया स्कूल टीचर। शर्मा जी ने भेजा है। और ये मेरा छोटा भाई रोहन है। ओ, तो तुम ही हो मास्टर जी। आओ आओ। मालिक लोग तो आते नहीं, बस मैं और मेरे पुरखों की यादें हैं यहाँ। तुम लोग शहर से आए हो, यहाँ कैसे रह पाओगे? काका वहीं पास में एक छोटी सी कोठरी में अकेले रहते थे। ये लो चाबी बेटा, मैंने कमरा साफ कर दिया है, लेकिन एक बात कान खोलकर सुन लो। दिन ढलते ही घर के अंदर आ जाना,
सूरज डूबने के बाद इस इलाके में बाहर निकलना मना है, और रात को चाहे कोई भी बुलाए, कितनी भी जानी पहचानी आवाज हो, दरवाजा मत खोलना। क्यों काका, यहाँ चोर डाकू का डर है क्या? चोर डाकू? अरे बेटा, इंसानों से डर नहीं है यहाँ छलावा है। रात को वो पुकारता है, कितनों को निगल चुका है वो तालाब। खैर, तुम लोग पढ़े लिखे हो, इन बातों को अंधविश्वास मानोगे, पर मेरा फर्ज था सावधान करना। काका, हम इन भूत प्रेत की बातों पर विश्वास नहीं करते। आप चिंता मत कीजिए, हम अपना ख्याल रख लेंगे। काका अपने कमरे की ओर चले गए, लेकिन उनकी बातों ने रोहन के मन में गहरा डर बिठा दिया था। रात गहरी होने लगी, बाहर झिंगुरों की आवाज तेज हो गई थी। आर्यन और रोहन ने खाना खाया। सफर की थकान की वजह से आर्यन को जल्दी नींद आने लगी। रोहन, तू भी सो जा, काका की बातों पर ध्यान मत दे, वो बूढ़े हैं, पुरानी कहानियां सुना रहे थे। दोनों भाई सो गए। घड़ी की सुई रात के 12 बजा रही थी। पूरा गांव गहरी नींद में था, सिवाय उस पक्षी ताल के। पूर्णिमा का चांद बादलों के बीच से झांक रहा था और उसकी चांदनी सीधे उस रहस्यमयी तालाब के पानी पर पड़ रही थी। तभी सन्नाटे में एक हल्की सी आवाज गूंजी। आर्यन के कमरे की पुरानी लकड़ी की खिड़की पर कोई धीरे धीरे दस्तक दे रहा था। रात का सन्नाटा गहरा हो चुका था। बाहर झींगुरों की आवाज के अलावा दूर दूर तक कोई शोर नहीं था। आर्यन गहरी नींद में था, लेकिन अचानक एक आवाज ने उसके सपनों में खलल डाला। आर्यन की नींद कच्ची थी। वो करवट बदलकर फिर सोने की कोशिश करने लगा, ये सोचते हुए कि शायद हवा से खिड़की बज रही होगी। लेकिन थोड़ी देर बाद वो आवाज फिर आई। इस बार थोड़ी और तेज और स्पष्ट। यह आवाज हवा की नहीं हो सकती थी। ऐसा लग रहा था मानो कोई जानबूझकर खिड़की के लकड़ी के पल्ले पर उंगली से खटखटा रहा हो। आर्यन की आंखें खुल गईं। उसने पास वाले बिस्तर पर देखा, रोहन गहरी नींद में बेसुध सोया हुआ था। आर्यन धीरे से बिस्तर से उठा। उसके दिल की धड़कन थोड़ी तेज हो गई थी। उसने सोचा, इतनी रात गए कौन हो सकता है? काका तो नहीं होंगे? तभी खिड़की के बाहर से एक आवाज आई, एक बहुत ही कोमल और जानी पहचानी आवाज। आर्यन, ओ आर्यन। आर्यन के रोंगटे खड़े हो गए। ये एक औरत की आवाज थी। इतनी रात को इस वीरान जगह पर उसे उसके नाम से कौन बुला रहा है? और वो आवाज, उसमें एक अजीब सा आकर्षण था, जैसे कोई सम्मोहन। आर्यन खिड़की के पास गया। उसने डरते डरते खिड़की का पल्ला थोड़ा सा खोला। बाहर घना अंधेरा था, लेकिन पूर्णिमा की चांदनी में उसने देखा कि खिड़की के ठीक नीचे कोई नहीं था। कौन है? कौन है वह? कोई जवाब नहीं आया। बस हवा का एक ठंडा झोंका उसके चेहरे से टकराया। आर्यन ने सोचा कि शायद उसे वहम हुआ है। वो खिड़की बंद करने ही वाला था कि तभी दूर, बहुत दूर, उस तालाब की दिशा से फिर वही आवाज आई। आर्यन, यहाँ आओ, मेरे पास आओ। इस बार आवाज में एक दर्द था, एक पुकार थी जिसे अनदेखा करना मुश्किल था। आर्यन का दिमाग सुन्न पड़ने लगा। उसकी आंखों के सामने जैसे धुंध छा गई। उसे काका की चेतावनी याद आई, रात को चाहे कोई भी बुलाए, दरवाजा मत खोलना। लेकिन आर्यन का शरीर उसके बस में नहीं था। जैसे कोई अदृश्य डोर उसे खींच रही थी। वो यंत्रवत मुड़ा और दरवाजे की ओर बढ़ा। उसने धीरे से चिटखनी खोली। लोहे की पुरानी सिटकनी खुलने की कर्र की आवाज गूंजी, लेकिन रोहन नहीं जागा। आर्यन नंगे पैर घर से बाहर निकल गया। बाहर का नजारा डरावना था। पूर्णिमा का चांद बादलों के बीच लुका छिपी खेल रहा था, जिससे कभी तेज रोशनी होती तो कभी गहरा अंधेरा। आर्यन सम्मोहित सा आगे बढ़ता जा रहा था। उसका रास्ता सीधे उस पक्षी ताल की ओर जा रहा था। हवा में एक अजीब सी सड़ी हुई गंध थी, जैसे पानी में बहुत दिनों से कुछ सड़ रहा हो।
जैसे जैसे वो तालाब के करीब पहुंच रहा था, वो आवाज और साफ होती जा रही थी। आ जाओ आर्यन, बस थोड़ी दूर और, मैं तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। आर्यन अब तालाब के किनारे खड़ा था। तालाब का पानी एकदम शांत और काला था। चांदनी में वो पानी किसी काले शीशे जैसा चमक रहा था। अचानक पानी के बीचों बीच हलचल हुई। पानी के अंदर से धीरे धीरे एक आकृति ऊपर उठी। एक औरत जिसके बाल खुले हुए थे और चेहरे पर पानी टपक रहा था। वो पानी में कमर तक डूबी हुई थी। उसने अपने दोनों हाथ आर्यन की तरफ फैलाए। आओ मेरे साथ चलो, यहाँ बहुत शांति है। आर्यन की आंखें पथराई हुई थीं। वो एक कठपुतली की तरह। उसने अपना एक पैर ठंडे पानी में डाला। पानी बर्फ जैसा ठंडा था, लेकिन उसे कुछ महसूस नहीं हो रहा था। तभी हवेली में सोए रोहन की नींद अचानक एक कुत्ते के रोने की आवाज से खुल गई। रोहन ने देखा कि आर्यन का बिस्तर खाली है और मुख्य दरवाजा खुला पड़ा है। हवा से दरवाजा बार बार धड़-धड़ कर रहा था। रोहन घबरा गया। रोहन दौड़कर बाहर आया। उसे दूर झाड़ियों की तरफ से तालाब के पास से कुत्तों के भौंकने और रोने की आवाज आ रही थी। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वो समझ गया कि कुछ बहुत गलत हो रहा है। वो बिना कुछ सोचे उस दिशा में दौड़ा। रास्ते में उसे काका की कोठरी दिखी। उसने जोर जोर से दरवाजा पीटा। काका, काका उठो, भैया कमरे में नहीं है, दरवाजा खुला है। काका हड़बड़ाकर उठे, लालटेन जलाई और रोहन का चेहरा देखते ही समझ गए। हे भगवान, अनर्थ हो गया। मैंने मना किया था, वो छलावा उसे ले गया। जल्दी चलो। काका और रोहन तालाब की तरफ दौड़े। काका के हाथ में एक मोटा डंडा और लालटेन थी। वे झाड़ियों को चीरते हुए तालाब के किनारे पहुंचे। वहां का नजारा देखकर रोहन की चीख निकल गई। आर्यन तालाब के पानी में आधे से ज्यादा डूब चुका था। पानी उसके सीने तक आ गया था और वो लगातार गहराई की ओर बढ़ रहा था। उसके सामने पानी में कोई नहीं था, लेकिन वो ऐसे हाथ बढ़ाए खड़ा था जैसे किसी का हाथ थाम रखा हो। भैया रुक जाओ। अरे ओ शैतान, छोड़ दे उसे। जय बजरंगबली। काका ने अपनी पूरी ताकत से डंडा जमीन पर मारा और अपनी लालटेन को हवा में जोर से घुमाया। रोहन ने भी बिना अपनी जान की परवाह किए पानी में छलांग लगा दी। रोहन ने आर्यन को पीछे से जकड़ लिया और पूरी ताकत से पीछे खींचा। जैसे ही रोहन ने आर्यन को छुआ, आर्यन को एक जोरदार झटका लगा, जैसे किसी ने नींद से जगा दिया हो। आर्यन ने हड़बड़ाकर चारों तरफ देखा। वो गले तक पानी में था। उसे सांस लेने में तकलीफ होने लगी। मैं यहां कैसे आया? रोहन, ये क्या हो रहा है? तभी पानी के अंदर से एक भयानक गुर्राहट सुनाई दी। तालाब का पानी उबलने लगा। ऐसा लगा जैसे सैकड़ों हाथ पानी के नीचे से आर्यन और रोहन के पैरों को खींच रहे हों। जल्दी बाहर निकलो, पीछे मत देखना, दौड़ो। रोहन और आर्यन ने पूरी जान लगाकर किनारे की तरफ हाथ पैर मारे। कीचड़ और फिसलन के बावजूद वे किसी तरह घिसटते हुए सूखी जमीन पर आ गिरे। वे दोनों बुरी तरह हाँप रहे थे। तभी तालाब के बीच से एक दिल दहला देने वाली चीख गूंजी। एक ऐसी चीख जिसमें गुस्सा और नफरत भरी थी। वो चीख इतनी तेज थी कि आसपास के पेड़ों से पक्षी उड़ गए। काका ने तुरंत अपनी जेब से कुछ राख निकाली और उन दोनों के ऊपर छिड़क। हाँ, एक पल भी रुकना खतरे से खाली नहीं है। भागो घर की तरफ। वे तीनों गिरते पड़ते हवेली के अंदर भागे और दरवाजा अंदर से कसकर बंद कर लिया। आर्यन और रोहन कांप रहे थे। आर्यन को अब भी यकीन नहीं हो रहा था कि वो मौत के मुंह से वापस आया है। काका ने दरवाजे के पास बैठकर हनुमान चालीसा का पाठ शुरू कर दिया।
पूरी रात बाहर से खुरचने और रोने की आवाजें आती रहीं, लेकिन किसी ने दरवाजा खोलने की हिम्मत नहीं की। अगली सुबह जब सूरज की पहली किरण निकली, तब जाकर वो शोर शांत हुआ। अगली सुबह सूरज की रोशनी ने रात के अंधेरे को तो मिटा दिया था, लेकिन आर्यन और रोहन के मन में जो डर बस गया था वो आसानी से जाने वाला नहीं था। आर्यन को तेज बुखार चढ़ गया था। वो कंबल ओढ़े कांप रहा था और रोहन उसके सिरहाने बैठा गीली पट्टी रख रहा था। काका सुबह सुबह गर्म चाय लेकर कमरे में आए। उनके चेहरे पर रात की थकान साफ दिख रही थी। लो बेटा, थोड़ा गर्म चाय पी लो और मास्टर जी को भी 2 घूंट पिला दो। जान बची यही बहुत है। काका, वो क्या था? मैं वहां क्यों गया? मुझे कुछ याद नहीं आ रहा। बस एक आवाज थी जो मुझे बुला रही थी। भैया, अगर मैं सही समय पर नहीं जागता तो। रोहन की बात अधूरी रह गई। उसका गला रुंध गया। काका ने गहरी सांस ली और जमीन पर बैठ गए। तुम्हें अब सच जानना ही होगा। मैंने कल कहा था ना कि ये तालाब शापित है, पर तुम लोगों ने मेरी बात हंसी में उड़ा दी थी। ये कहानी आज की नहीं, 80 साल पुरानी है। काका की आंखों में अतीत तैरने लगा। उन्होंने बताना शुरू किया। ये हवेली और ये पूरा इलाका तब जमींदार ठाकुर विक्रम सिंह का हुआ करता था। विक्रम सिंह का बेटा कुंवर प्रताप बेहद अय्याश और क्रूर इंसान था। उसकी नजर गांव की बहू बेटियों पर रहती थी। कोई उसके खिलाफ बोलने की हिम्मत नहीं करता था। एक बार गांव में एक बंजारा परिवार आया। उनकी एक बेटी थी रूपा। वो बेहद खूबसूरत थी। कुंवर प्रताप की बुरी नजर उस पर पड़ गई। उसने रूपा को जबरदस्ती अपनी हवेली में बुलवाया और उसका फायदा उठाना चाहा, लेकिन रूपा स्वाभिमानी थी। उसने कुंवर के चेहरे पर थूक दिया। काका का चेहरा गुस्से और दुख से लाल हो गया। कुंवर प्रताप का अहंकार चोट खा गया। उसने अपने लठैतों से रूपा को उसी तालाब, जो तब साफ पानी का तालाब था, में फेंकवा दिया। रूपा ने अपनी आबरू बचाने के लिए पानी में डूबकर जान दे दी, लेकिन मरते मरते उसने एक भयंकर श्राप दिया। उसने कहा था, जिस तरह तूने मेरी जवानी और जिंदगी छीनी है, वैसे ही ये तालाब तेरे वंश और हर जवान मर्द को निगल जाएगा। ये पानी अब पानी नहीं, मौत का प्याला बनेगा। ठीक अगली पूर्णिमा को कुंवर प्रताप नशे में धुत होकर उसी तालाब के पास गया। लोगों ने सुना कि वो किसी से बातें कर रहा है। फिर जोर से चीखने की आवाज आई। सुबह उसकी लाश उसी तालाब में तैरती मिली। उसका शरीर नीला पड़ चुका था और आंखें फटी की फटी थीं। उसके बाद से जमींदार खानदान का एक एक मर्द उस तालाब में डूबकर मरता गया। वंश खत्म हो गया और अब वो अतृप्त आत्मा, जिसे निशी कहते हैं, हर पूर्णिमा को किसी न किसी जवान को छलावे से बुलाती है और अपनी प्यास बुझाती है। मतलब कल रात वो रूपा की आत्मा थी? हाँ बाबू, तुम नए थे, जवान थे। उसने तुम्हें अपना शिकार चुना था। वो तुम्हारी आवाज, तुम्हारे किसी अपने की आवाज की नकल कर सकती है। इसी को निशी डाक कहते हैं, रात की पुकार। कमरे में सन्नाटा छा गया। आर्यन और रोहन समझ गए थे कि वे कितने बड़े खतरे से बचे हैं। मेरी मानो तो आज ही ये जगह छोड़ दो। सूरज ढलने से पहले यहां से निकल जाओ। अगली बार शायद किस्मत साथ ना दे। आर्यन और रोहन ने एक दूसरे को देखा। उन्हें काका की बात 100% सही लगी। उन्होंने बिना एक पल गवाए अपना सामान पैक किया। दोपहर होते होते उन्होंने बैलगाड़ी का इंतजाम किया, क्योंकि बारिश की वजह से कोई ऑटो या रिक्शा वहां तक नहीं आ रहा था। जाते वक्त आर्यन ने एक बार पीछे मुड़कर उस हवेली और दूर दिखते उस जंगल को देखा। दिन की रोशनी में भी वो तालाब वाला इलाका काला और डरावना लग रहा था। जब उनकी बैलगाड़ी गांव की सीमा पार कर रही थी, तब उन्हें लगा कि हवा में फिर वही हल्की सी सुरीली लेकिन डरावनी गुनगुनाहट सुनाई दे रही है। शायद ये उनका वहम था
या शायद वो तालाब उन्हें जाते हुए देख रहा था, अपने अगले शिकार के इंतजार में। बाप रे, क्या कहानी थी नीरज भाई, रोंगटे खड़े हो गए। मुझे तो अब दुकान बंद करके घर जाने में भी डर लग रहा है। सब उठे और अपने अपने घर की तरफ चल दिए, लेकिन रास्ते में जब भी हवा का झोंका आता या पेड़ों के पत्ते हिलते, मानो कोई पीछे से मेरा नाम पुकार रहा हो।